हे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2024 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी जिसका नाम है साइलेंस 2। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक लड़की से जो किसी के साथ बहुत खुश थी। फिर वो रेडी होने के लिए वॉशरूम चली जाती है। वो जिसके साथ थी वो थोड़ा सा टेंशन में था। फिर वो लड़की जब अपना मोबाइल लेकर जा रही थी तो वो लैपटॉप में किसी का फोटो देख के बहुत ही टेंशन में आ जाती है और वो उसका फोटो निकल कर जा ही रही होती है। तभी उसे पीछे से कोई पंच मारता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एसीपी अविनाश वर्मा की तरफ, जिन्हें कमिश्नर का कॉल आया था और वो बता रहे थे कि सीएम के पीए का मर्डर हुआ है और इस केस की इन्वेस्टिगेशन वो उसे करने के लिए कहते हैं। फिर एसीपी अविनाश जब नाइट आउल बार में जाते हैं तो वहां पे उनकी टीम उनका इंतजार कर रही थी। सब लोग इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन तभी अविनाश की नज़र एक लड़की पे पड़ती है। तो वो लड़की दूसरी तरफ फेस करके गिरी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि उसे जानबूझ के गिराया गया है। और ये लड़की वही थी जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। तभी इन लोगों को पता चलता है कि उनमें से एक बंदा जिंदा है, तो उसे जल्दी से हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। आगे इन्वेस्टिगेशन में उन्हें पता चलता है कि सिर्फ उस लड़की के पास ही कोई एविडेंस नहीं था, बाकी सारे लोगों के मोबाइल और डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। अविनाश के मुताबिक उस लड़की को बिल्कुल सामने से मारा गया है क्योंकि उसके खून के छींटे उसी के टेबल पे गिरे हुए थे। तो ये सारे मर्डर्स सीएम के पीए को नहीं बल्कि इसी लड़की को मारने के लिए किए गए थे, ऐसा अविनाश को शक होता है। फिर अगले दिन जब शूट किए हुए बंदे को होश आता है तब वो बताता है कि ब्लैक हुडी पहने एक आदमी आया था और उसने एक एक करके हर एक को शूट कर दिया। शूट करने से पहले वो पक पक करके कुछ कहा और उसने शूट किया। फिर सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर पता चला कि पहले एक येलो हुडी में बंदा आया था और कुछ ही मिनटों बाद एक ब्लैक हुडी में बंदा आया और फिर वो दोनों वापस गए नहीं। इसका मतलब वो दोनों पीछे के रास्ते से बाहर निकल गए जहाँ पे कोई सीसीटीवी मौजूद नहीं था। फिर बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तब एसीपी को पता चलता है कि इस लड़की का नाम आजमा खान है और वो भोपाल से है। अपने दोस्त इरफान मलिक के साथ वो यहाँ पे आई थी जहाँ पे वो दोनों भी मारे गए। फिर पुलिस जब आजमा और इरफान का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि उनका और एक कॉमन फ्रेंड था जिसका नाम था रिजवान शेख। फिर उन्हें आजमा और इरफान के घर का पता मिलता है। तो वहां पे जाने के बाद पता चलता है कि वो तीनों एक ही मोहल्ले में रहते थे, लेकिन रिजवान अभी गांव चला गया है। इसके बाद जब वो आजमा के घर पे जाते हैं तो उसका घर खुला था, घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। तो पुलिस समझ जाती है कि उनके आने से पहले खूनी ने यहाँ से सारे सबूत मिटा दिए हैं। लेकिन वहाँ पे पुलिस वालों को बहुत ही कॉस्टली ड्रेसेस, एक्सपेंसिव बैग्स मिलते हैं। तो संजना समझ जाती है या तो ये लड़की एस्कॉर्ट है या फिर उसके बीएफ्स उस पर बहुत सारा खर्चा करते हैं। वहाँ पे उन्हें एक रिसिप्ट मिलती है जिसमें आजमा ने कल ही अपने गांव कुछ कुरियर किया था। तो उस पर का एड्रेस लेकर अविनाश और उसकी टीम भोपाल पहुंच जाते हैं। आजमा की मां पुलिस वालों को देखकर उन्हीं पे गुस्सा करने लगती है क्योंकि वो आजमा के काम के कारण नाराज थी। लेकिन जब संजना बताती है कि आजमा की मौत हो चुकी है तो वो फूट फूट के रोने लगती है। इसके बाद संजना उस पार्सल के बारे में पूछती है तो उसमें एक पेन ड्राइव था। चेक करने पर पता चला कि उसमें एक लड़की की फोटो थी जिसकी मौत हो गई थी। उस लड़की का नाम तारा था। ये फोटो वही है जो आजमा ने लैपटॉप पे खींची हुई थी और शायद इसी के कारण उसकी मौत हो गई है। ये देख के अविनाश को याद आता है कि उसकी एक कलीग जया जो जयपुर से है, उसने भी इसी लड़की का फोटो भेजा था और वो भी इसी केस पे काम कर रही थी। इसके बाद जया बताती है कि जिस लड़की ने तारा को मारा है उसी लड़की ने आजमा को मारा होगा, क्योंकि आजमा को पता चल गया था कि तारा को किसने मारा है। इसलिए अविनाश जया को वहां पे अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए कहता है। यहाँ पे अविनाश को एक लीड मिलती है कि मरने से पहले आजमा ने राजीव और अमीषा को एक मैसेज किया था। इसलिए अविनाश राजीव से मिलने उसके ऑफिस चला जाता है। तो पहले राजीव नखरे कर रहा था, लेकिन राज के धमकाने पर वो सब कुछ बताने लगता है। तो वो आजमा को एक 5 स्टार होटल में फंक्शन में मिला था। तो आजमा को राजीव बहुत ही क्यूट लगता है, इसीलिए वो अपना नंबर देकर उसे कहती है कि तुम जब चाहो मुझे कॉल कर सकते हो। इसके बाद से राजीव उसका रेगुलर कस्टमर बन गया था। वो ये भी नहीं जानता था कि आजमा किसके लिए काम करती है। वो अविनाश से रिक्वेस्ट करता है कि ये बात वो अपनी वाइफ आरती के सामने ना निकाले क्योंकि वो उससे बहुत डरता था।
फिर सीन शिफ्ट होता है रिमझिम नाम के एक लड़की की तरफ, जिसको एक घर में कैद किया गया था। वो वहां से भागना चाहती थी, लेकिन तभी वहां पे प्रिया नाम की एक औरत आती है। तो रिमझिम भी उसे कहने लगती है कि मुझे घर वापस जाना है, लेकिन प्रिया कहती है कि 2 ही दिनों में तुम्हारा ऑडिशन होगा, जिसके बाद तुम हीरोइन बन जाओगी। इसके बाद प्रिया और 2 लड़कियों को लेकर वहां पर आती है और कहती है कि तुम तीनों को यहाँ पे साथ में रहना होगा। इसके बाद वो उन्हें लॉक करके वहां से चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अर्जुन नाम के एक बंदे की तरफ, जो पागलों की तरह बिहेव कर रहा था। उसे अपने ऑडिटोरियम में आर्ट परफॉर्म करना था, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था, इसीलिए वो फ्रस्ट्रेटेड रहता था। उस पर साइकेट्रिक ट्रीटमेंट भी चल रही थी, लेकिन वो सेशंस भी अटेंड नहीं कर रहा था। इसके बाद हम गौरव नाम के एक बंदे को देखते हैं, जो अर्जुन से बात कर रहा था। वो उसे बता रहा था कि उसके पास सनी नाम का एक क्लाइंट है, जिसे अपनी बैचलर्स पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए कुछ वर्जिन लड़कियों की रिक्वायरमेंट थी और बहुत सारा पैसा भी मिलेगा, ऐसा कह रहा था। इसीलिए अर्जुन वर्जिन लड़कियों को ढूंढने में लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि रिजवान अपने गांव से वापस आ गया है और उससे बात करने के लिए अविनाश और संजना एक जगह पे मिलते हैं। तब रिजवान बताता है कि आजमा, इरफान और मैं तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन आजमा अपनी पर्सनल लाइफ कभी शेयर नहीं करती थी। गांव जाने से एक दिन पहले उसने मुझे कॉल करके बुलाया था। तब वो बताती है कि उसे एक क्लाइंट ने मारा है, लेकिन ज्यादा उसके बारे में कुछ बताती नहीं है। और गांव जाने के कारण उसे आजमा और इरफान के बारे में कुछ भी पता ही नहीं चला, क्योंकि वहां पे तो लाइट्स भी नहीं है, तो नेटवर्क का दूर दूर तक कोई आता पता ही नहीं था। लेकिन अविनाश को उसके बातों पर डाउट आ जाता है, इसीलिए वो उसे ट्रेन की टिकट्स मांगता है। रिजवान उसे आने जाने के दोनों टिकट्स भी दिखाता है, लेकिन फिर भी अविनाश को उस पर थोड़ा सा डाउट था। इसके बाद वो लोग अमीषा से मिलने चले जाते हैं। ये वही लड़की है जिसे आजमा ने मरने से पहले मैसेज किया था। तो वो एक कैफे में मिलते हैं। तब अमीषा अपनी स्टोरी सुनाती है कि किस तरह से उसे एक्टिंग का झांसा देकर मुंबई लाया गया और ये एस्कॉर्ट के बिजनेस में फंसाया गया है। इसके बाद संजना आजमा के मर्डर के बारे में पूछताछ कर रही थी, लेकिन आजमा का नाम सुनते ही अमीषा इतनी डर गई। उसने एक पेपर पे लिखा कि मैं 4 दिनों के लिए गाँव जा रही हूँ, उसके बाद मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगी। ऐसा लिख के वो वहां से डर के मारे भाग गई। अविनाश अपने टीम से कहता है कि अमीषा को प्रोटेक्शन दो, उसकी जान खतरे में है। फिर शाम में जब अविनाश उस पुलिस वाले से मिलने जाता है, तो वो बताता है कि अभी तक अमीषा ने लाइट भी ऑन नहीं की है और वो बालकनी में भी नहीं आई है। तो ये सुन के अविनाश को डाउट आ जाता है और वो घर के अंदर चला जाता है। तब उन्हें पता चलता है कि अमीषा को भी किसी ने मार दिया है। ये देख के अविनाश को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उन्हीं के निग्लिजेंस के कारण अमीषा की मौत हो गई थी। इसीलिए वो अपने टीम से कहता है कि अपनी इन्वेस्टिगेशन स्पीड को डबल करो। घर की तलाशी लेने पर उन्हें एक नोट मिलता है, जिसमें कुछ कोड वर्ड में नाम और लोकेशन लिखे गए थे। तो अविनाश को पता चलता है कि अमीषा के साथ और कुछ लड़कियां जयपुर जा रही थी। इसीलिए वो जया को कॉल करके एयरपोर्ट पर जाने के लिए कहता है और फ्लाइट में जाने वाली जितनी भी सिंगल लड़कियां हैं जिनकी उम्र 13 से 18 साल की है, तो ये डाटा निकालने पर उन्हें ऐसी 8 से 9 लड़कियां मिलती है। लेकिन जब तक जया एयरपोर्ट पहुंचती, वो लड़कियां वहां से निकल चुकी थी। अविनाश और उसकी टीम उन लड़कियों का नंबर लेकर उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी और इधर अविनाश, संजना और राज जयपुर पहुंच जाते हैं। इधर अमित और उसकी टीम सारी लड़कियों को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सबके नंबर स्विच ऑफ थे। तभी हम देखते हैं कि इधर रिमझिम अपनी मम्मी को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका नंबर नहीं लग रहा था। तभी रिमझिम के मोबाइल पर अमित का कॉल बजता है और लकीली रिमझिम वो कॉल उठा भी लेती है और वो बताती है कि हमारे साथ एक दीदी है जो हमें कहीं लेकर जा रही है। तभी वहां पे वो दीदी आ जाती है, इसीलिए रिमझिम अपना कॉल कट करके वहां से निकल जाती है। लेकिन अमित को अब लोकेशन मिल गया था, इसीलिए वो लोकेशन अविनाश को सेंड कर देता है। उस लोकेशन पर पहुंचने पर अविनाश को पता चलता है कि यहाँ पर दूर दूर तक कोई होटल और रिसोर्ट नहीं है, लेकिन ये छोटे से रास्ते से 1 घंटे की दूरी पर एक कोठी आती है। इसीलिए अविनाश उस रास्ते से कोठी की तरफ निकल जाता है। तभी इधर हम देखते हैं कि सनी और उसके दोस्त अपनी बैचलर्स पार्टी एंजॉय कर रहे थे और शाम में सारी लड़कियों को एक एक रूम में भेजा जाता है और उन्हें वेट करने के लिए कहा जाता है। वहां पे उनका ऑडिशन होगा और अगर ऑडिशन अच्छा होगा उसी के बाद तुम्हारा सिलेक्शन होगा, ऐसा कहा जाता है। इसके बाद सनी और उसके दोस्त एक एक करके हर एक रूम में चले जाते हैं। वो उन सारी लड़कियों के ऊपर जबरदस्ती कर रहे थे, इसीलिए वो सारी लड़कियां चिल्ला भी रही थी। लेकिन तभी अविनाश और उसकी सारी टीम
कोठी के अंदर घुस के उन सबको पकड़ लेती है। इसी बीच गौरव भी पकड़ा जाता है। जब वो सारी सच्चाई बताने लगता है तो आज़मा की तरह ही तारा भी यही काम करती थी। एक फॉरेन का क्लाइंट तारा को ही मांग रहा था, इसीलिए तारा मुंबई से जयपुर आई थी। लेकिन इस दुबई के क्लाइंट को लड़कियों को पीटने की आदत थी। इसी आदत के कारण तारा की मौत हो गई। फिर ये बात जब गौरव को पता चली तो उसने उसे बहुत सारे पैसे लेकर ये सारी बात दबा दी। ये बात सुन के अविनाश भी समझ जाता है कि उस दिन आज़मा भी यही क्लाइंट के साथ होगी। तभी हम देखते हैं कि अर्जुन भी उसी कोठी में था, लेकिन वो चुपके से वहां से भाग जाता है। वहां से वो टैक्सी लेकर मुंबई पहुंच जाता है। इधर अविनाश जब इन्वेस्टिगेट कर रहा था तो उसे पता चलता है कि रिजवान जिस ट्रेन से गया था वो ट्रेन 4 बजे नहीं बल्कि 7 बजे के बाद निकली थी। इधर लड़कियों ने उस प्रिया दीदी का भी स्केच बनवा लिया था, तो उसी के आधार पर उसे भी अरेस्ट किया जाता है। तब वो बताती है कि रिजवान ही उसे पैसे देने आया करता था, इसीलिए पुलिस रिजवान को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर आती है। इसके बाद रिजवान जो कुछ भी सच्चाई है वो बताने लगता है। उसी ने आज़मा को इस धंधे में लगाया था। आज तक उसने अर्जुन को कभी देखा ही नहीं है। अर्जुन उसे मैसेज करता और रिजवान उसे दिए गए एड्रेस पे वो पैसे भिजवाता था, और लड़कियों को भी अर्जुन ने मैसेज करता था कि कौन से लोकेशन पे किस क्लाइंट से मिलना है। इसीलिए ना ही कभी लड़कियों ने, रिजवान ने या फिर प्रिया ने, किसी ने भी अर्जुन को देखा है। तो अर्जुन एक गुमनाम आइडेंटिटी है। तभी रिजवान बताता है कि आखिर बार अर्जुन ने एक एड्रेस पे ये पैसे लिए थे। तो ये एड्रेस सुनने के बाद अविनाश समझ जाता है कि ये राजीव का ही ऑफिस है। तो अपनी पूरी टीम लेके वो राजीव के ऑफिस में पहुंच जाता है। अर्जुन के बारे में पूछने पर वो बताता है कि उसके साले का नाम अर्जुन है। फिर अविनाश जब अर्जुन से पूछताछ करने लगता है तो वो कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। उसके सेक्रेटरी से पूछने पर पता चलता है कि पिछले 10 दिनों में अर्जुन अपना ऑफिस छोड़ के कहीं भी नहीं गया है। तभी वहाँ पे अर्जुन की सौतेली बहन आरती भी आती है और वो सब पे गुस्सा कर रही थी। विदाउट लीगल नोटिस तुम यहाँ पे हैरेसमेंट करने नहीं आ सकते। इसीलिए अविनाश और उसकी टीम को वहां से जाना पड़ता है। लेकिन तभी आरती का पर्स नीचे गिरता है जिसमें एक माचिस थी। ये देख के अविनाश को थोड़ा सा डाउट आता है, जिसके बाद वो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। फिर अगले दिन पूरी तैयारी के साथ अविनाश फिर से राजीव और आरती के ऑफिस पर चला जाता है। वो आरती से पूछता है कि 2 दिन पहले तुम कहाँ पे थी। तो वो बताती है कि वो बैंगलोर गई थी। लेकिन अविनाश उस पर चिल्ला के कहता है कि तुम बैंगलोर नहीं जयपुर गई थी, क्योंकि बैंगलोर जाने वाले हाईवे पर जितने भी टोल आते हैं वहाँ पे उसने कोई टोल नहीं भरा है, ना ही कोई सीसीटीवी में तुम्हारी कार दिखी है, बल्कि जयपुर जाने वाले रास्ते पर तुम्हारी कार भी स्पॉट हुई है और तुमने टोल भी भरा है। अविनाश ये भी बताता है कि अमीषा के हाथों में जो बाल थे वो तुम्हारे बालों के सैंपल से मैच हो रहे हैं। इसका मतलब तुम्ही ने अमीषा को मारा है। अमीषा के हाथों पर जो कट है वो भी उल्टे डायरेक्शन में है। यह सारा रैकेट अर्जुन के नाम से आरती ही चला रही थी। इसीलिए अविनाश पूछता है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। तब आरती बताती है कि बचपन से ही वो बहुत होशियार थी, लेकिन जब उसके पापा को पता चला कि वो लेस्बियन है तो उन्होंने उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया और वहाँ पे भी उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ। इधर आरती के पापा ने दूसरी शादी कर ली और उनसे उन्हें अर्जुन हुआ और उन्होंने अपनी सारी जायदाद अर्जुन के नाम कर दी, और अगर अर्जुन को कुछ होगा तो उसके बाद वो प्रॉपर्टी आरती को मिलेगी। इतनी काबिल होने के बावजूद भी अर्जुन के ऑफिस में वो बस एक एम्प्लॉय थी, इसीलिए उसे अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करना था। तो उसने ये रैकेट स्टार्ट किया जिसके मदद से अब वो इस ऑफिस से भी ज़्यादा पैसे कमा रही है। जब आरती को पता चला कि आज़मा को लड़कियों के साथ सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर वो आज़मा के साथ रिलेशन बनाने लगी। लेकिन एक दिन आरती के लैपटॉप में आज़मा ने तारा का फोटो देख लिया और आज़मा अर्जुन को ब्लैकमेल करके ये सारे भसड़ से बाहर निकलना चाहती थी। इसीलिए आज़मा और इरफान नाइट आउट बार में रिजवान से मिलने आए थे। तो अर्जुन ने ही यानी कि आरती ने ही रिजवान को वहां पे भेजा था, लेकिन रिजवान आज़मा को मार नहीं सका। इसीलिए आरती खुद ब्लैक हुडी में सबको मारकर आज़मा को भी मार के चली गई, लेकिन रिजवान को वहां से भगा दिया क्योंकि उसके सारे बिजनेस की लेन देन रिजवान ही करता था। इस पर अविनाश कहता है कि उन लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें बुरा नहीं लगता। इस पर आरती कहती है कि शादी के बाद भी उनकी जिंदगी बर्बादी होने वाली है, तो शादी से पहले ही मैं उन्हें एक अच्छी लाइफ दे रही हूँ, इस बात का मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। इस पर अविनाश कहता है कि अब तुम्हें जेल होगी। तो यह सुनने के बाद आरती वहां से भागने की कोशिश करती है और टेरेस पर चली जाती है। वहां पे वो अविनाश से कहती है
कि वो जेल नहीं जा सकती, क्योंकि उसकी जैसी औरतों के साथ वहाँ पे क्या होता है उसे पता है, इसीलिए वो अपनी जान दे देती है। इसी के साथ अविनाश और उसकी टीम का ये केस खत्म हो जाता है। तो अविनाश उन सबसे कहता है कि अब जाओ छुट्टी मनाओ। लेकिन तभी अविनाश को कॉल आता है कि एक मर्चेंट की बेटी किडनैप हुई है और ये तुम्हारा नेक्स्ट केस होगा। और इसी के साथ वो चारों फिर से अपने नए केस में लग जाते हैं और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। सो आपको ये साइलेंस 2 मूवी कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आपको साइलेंस 1 देखना है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।